हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मानचित्र। देखिए, जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो जो वैल्यू फॉर्मूले की होती है मैथ्स में, वही वैल्यू ज्योग्राफी में मानचित्र की होती है। अगर आपको ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं और आपको मानचित्र के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो समझ लीजिए आपके भूगोल का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तो चलिए जानते हैं आज मानचित्र के बारे में और इसमें डिटेल में बात करेंगे इनमें कौन कौन सी रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मानचित्र सामान्यतः पृथ्वी या उसके किसी भाग का समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। मानचित्र अर्थात मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के मप्पा से हुई है। मप्पा का अर्थ कपड़े का टुकड़ा अर्थात रुमाल है। देखिए, मानचित्र क्या होता है। अगर हम किसी भी पृथ्वी के किसी भी भूभाग को किसी कागज़ पर एक समान अनुपात में प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम मानचित्र कहते हैं। देखिए, अगर हमें कहीं का मैप बनाना है तो जो पृथ्वी की स्थिति होगी वो तो काफ़ी बड़ी होगी। उतनी बड़ी पृथ्वी की स्थिति के बराबर हमें पेज चाहिए होगा तब हम मैप बनाएं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़े सतह को अगर हम एक मानचित्र पे पेश करना चाहते हैं तो उसका समान अनुपात लेंगे। यानी कि अगर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर हम कितना लेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हम मैप खींचेंगे तो हमारा 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो जब हम मैप बनाएंगे तो हम एक छोटे से पेज पर भी, एक छोटे से कागज़ पर भी एक बड़ा मानचित्र या मैप खींच सकते हैं, जिसको देख के हमें पता चल जाएगा कि उसकी भूमि की सतह यानी कि पृथ्वी की सतह कैसी है, वहाँ की पृथ्वी का आकार कैसा है, जिसे हम मैप यानी मानचित्र कह सकते हैं। तो सामान्यतः पृथ्वी या उसके किसी भूभाग का समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के इतने बड़े भूभाग को हमें कागज़ पर प्रदर्शित कर पाना ही मानचित्र कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और समान अनुपात में यानी 1 किलोमीटर, अगर जो सतह है पृथ्वी पर जो 1 किलोमीटर की दूरी है उसको हमने कागज़ पे 1 सेंटीमीटर के बराबर ली है। तो अगर मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हुए इसको ड्रॉ किया मैप को, तो इस समझ में आ जाता है कि ये जो ऊपर की रेखा है ये 4 किलोमीटर दर्शा रही है मैप के अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं निश्चित मापक के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को समतल समूह सतह पर प्रदर्शन करने को मानचित्र कहते हैं। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई, किसी मापक के अनुसार, मापक यानी कि स्केल। तो मापक ये हो गया हमारा 1 अनुपात, यहाँ पे हमने देखा 1, तो यानी कि 1 किलोमीटर के अनुपात में 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिया। तो यही मापक या कि इसको हम स्केल भी कह सकते हैं। ठीक है, मापक के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को समतल सतह पर प्रदर्शन करने को मानचित्र कहते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं में, तो यहाँ पे मैंने पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर की है और मैंने डिटेल में बताया आपको कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इसको मैं बताने से पहले बता दूं कि ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती। देखिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऐसी रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं होती। ये वास्तविक रेखाएं नहीं बल्कि काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या वास्तविक रेखाएं हैं, तो आप उत्तर देंगे बिल्कुल भी नहीं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तविक रेखाएं नहीं है, बल्कि ये एक काल्पनिक रेखा है और इसको भूगोलवेत्ताओं ने ग्लोब पर अपनी सहायता के लिए खींचा है। देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसमें हम जानते हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर सम दूरी पर खींची हुई हैं, काल्पनिक सरल रेखाएं हैं। देखिए अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आगे बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा ऐसी होती है ना जो ग्लोब के बिल्कुल बीच से जाती है, इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं हम। तो भूमध्य रेखा के समांतर यानी ऐसे है तो इसके समांतर ऊपर ऐसे ही ऐसे खींची जा रही है, तो ये सारी रेखाएं आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। देशांतर रेखाएं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त समान लंबाई समान अंतर में खींची हुई वृत्त रेखाएं, वृत्त यानी कि सर्कल बना रही हैं, तो ऐसे ऐसे खींची जाएंगी जो कि वृत्त बना रही हैं। देखिए ऐसे खींची जाएंगी जिनसे इनका वृत्त बनता जाएगा, तो ये आपकी देशांतर रेखाएं होंगी। और ये अगर मान लेते हैं हम कि हमारी भूमध्य रेखा इसके समांतर खींची जा रही है ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे ये कौन सी रेखाएं
रेखाएं कहलाएंगी आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को लंबवत या समकोण पर काटती हैं। ठीक है, अब चलिए इसको आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये अक्षांश रेखाओं के बारे में यहाँ पे डिटेल में मैंने लिखा है। अक्षांश विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देखिए अक्षांश किसे कहते हैं, अभी तो अक्षांश रेखाओं में बात नहीं हो रही, अब अक्षांश किसे कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी 90-90 कितना हो गया? 180। 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देखिए ये कर्क रेखा है। मेन जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 3 ही होती हैं। ये 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये ऊपर जो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों को काटती है। 8 राज्य क्या हैं उनका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तर में अगर बात करते हैं तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अक्षांश रेखा में कौन सी रेखा आती है? मकर। तो उत्तर में कर्क आ रही है और दक्षिण में मकर आ रही है। ये अक्षांश रेखाएं हैं आपकी। तो देखिए ये समांतर खींची गई ना, ये जो बीच में आपकी भूमध्य रेखा है इसके समांतर ही खींची जा रही है। तो ये कितनी होती है? 90-90। तो यहाँ पे हमें देखने को कितनी मिल रही? 90-90 180। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा कि किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अक्षांश रेखाओं पे यहाँ पे हम देखते हैं काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 111 किलोमीटर होती है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ पे देखिए ये जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर। इस तरह 90 रेखाएं होंगी, 90 उत्तर में होंगी, 90 दक्षिण में होंगी। तो यहाँ पे कितनी होंगी? 111 किलोमीटर की दूरी पर होंगी ये रेखाएं। और टोटल कितनी है? 180 रेखाएं हैं। अब देखिए कर्क रेखा पे बात करते हैं हम, जो अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। उनका क्या क्या नाम है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। अब देखिए भारत की बात आती है तो हम भारत में रहते हैं, तो हमारी परीक्षाओं में बहुत से सवाल भारत से बनते हैं। तो भारत से एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों को काटती है? तो वो क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके दीजिए। 8 राज्यों को काटती है मैं बता देती हूँ, लेकिन नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वो 8 राज्य कौन से हैं। देखते हैं यहाँ पे देश के बारे में हम देखते हैं। भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, यहाँ पे हम देखते हैं पश्चिमी सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। अब चलिए मकर रेखा के बारे में बात करते हैं। तो निम्न देशों से होकर गुजरती है। क्या क्या नाम है? चिली, अर्जेंटीना, पाराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं विषुवत रेखा। ये बहुत महत्वपूर्ण रेखा है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। तो निम्न देशों से होकर गुजरती है, उसका क्या क्या नाम है? देखिए ये नामों को आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि ओमान किस रेखा से गुजरता है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। तो अगर आपको आंसर सही पता होगा तभी तो आप टिक कर पाएंगे कि ओमान कर्क रेखा ओमान को काटती है, ओमान देश को। तो विषुवत रेखा पे हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पे निम्न देशों से होकर गुजरती है। क्या क्या नाम है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती।
ठीक है। देखिए ये वो देश हैं जिनसे अक्षांश रेखा, कौन सी अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा। देखिए अक्षांश रेखा ये सारी की सारी समांतर रेखाएं जो विषुवत रेखा से खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे अभी 3 ही मुख्य, क्योंकि 3 मुख्य ही अक्षांश रेखाएं होती हैं जिनका क्या क्या नाम है, कर्क, विषुवत और मकर। ठीक है, तो इन पे बात कर ली। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। पहले हम देशांतर के बारे में बात करते हैं, फिर हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ जाती है। देखिए अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये कोई तरबूज नहीं बना हुआ है, ये एक ग्लोब के आकार में हमने दिखाया है, ये आपकी देशांतर रेखाएं। अगर ये रेखाएं ऐसे होती तो अक्षांश होती, पर ये ऐसे हैं इसलिए देशांतर हैं। तो देखिए अगर ये देखते हैं, ये ऊपर का उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे इसी तरह एक दक्षिणी ध्रुव होगा, तो यहाँ पे ये सटी हैं और पास पास में इनकी दूरियां यहाँ पे बहुत कम है। लेकिन जब ये मिडल में या बीच में आती हैं, 0 डिग्री रेखा पे आती हैं, तो इनकी दूरियां ज्यादा हो जाती हैं, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं आपकी जो ऐसे खींची गई हैं, और ये अक्षांश रेखाएं होती हैं जो आपके विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में और जानते हैं हम यहाँ पे। तो देशांतर रेखाएं हैं जो ध्रुवों के बीच से गुजरती हुई पृथ्वी के ग्लोब को 360 भागों में बांटती हैं। देखिए इसका मतलब 360 देशांतर रेखाएं होती हैं और 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये अच्छे से याद रखिएगा आप। देशांतर रेखा के साथ पूरब या पश्चिम लिखा जाता है। देशांतर रेखा के साथ क्या लिखा जाता है, पूरब या पश्चिम। और अक्षांश के साथ हम क्या लिखते थे, उत्तर या दक्षिण। देखिए अक्षांश के साथ हम लिखते थे उत्तर या दक्षिण, और देशांतर के साथ हम क्या लिखते हैं कि पूर्वी देशांतर है, पूर्वी इधर होगा आपका, और पश्चिमी देशांतर इधर होगा आपका। अक्षांश के बारे में हम क्या बात करते थे कि उत्तरी अक्षांश ऊपर होगा आपका और दक्षिणी अक्षांश नीचे होगा आपका। चलिए अब बात करते हैं समय का निर्धारण। तो वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है। क्या माना गया है, प्रधान मध्याह्न माना गया है। देखिए जो समय होता है ये कैसे तय होता है, सब देशों में अलग अलग। तो यहाँ पे मैं फिर से पढ़ के बता दूं, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा, देखिए ग्रीनविच नामक स्थान से गुजर रही थी, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं क्योंकि उसी स्थान से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न माना गया है, इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। देखिए इसे क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, उसी हिसाब से देशांतरों की गणना की जाती है और समय का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। देखिए समय का निर्धारण आपका देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आपकी क्या रेखा होती है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 कितना हो गया, 360। 180 हमारी कौन सी रेखा होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, और 360 देशांतर होती हैं। लेकिन 180 360, तो इसका मतलब 2 भागों में विभाजित है, 180 इधर होगा, 180 इधर होगा। तो ये 180 वाली जो रेखा है वही तिथि रेखा कहलाती है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का क्या होता है, अंतर होता है। अगर यहाँ पे देखिए इस रेखा से कोई भी प्लेन गुजरती है तो वहाँ पे अलाउंस किया जाता है एयर होस्टेस के थ्रू कि आप अपनी घड़ियों को 1 दिन आगे के रूप में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 दिन का अंतर हो जाता है। देखिए मैं फिर से बता दूं, ऐसी कोई रेखा होती नहीं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूगोल वेत्ताओं द्वारा खींची गई हैं अपनी जिसे हम कह सकते हैं सहायता के लिए कि वो किसी मैप को या समय को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसलिए उन्होंने इन रेखाओं को खींचा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो इनको जाल कहते हैं। देखिए अगर हम इसमें देखते हैं, इस चित्र में हम देखते हैं कि ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ से हमने देशांतर रेखाएं ड्रॉ कर दी, तो इनके समूह को, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, जाल कहेंगे। और खाप किसे कहेंगे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम खाप कहेंगे। देखिए ये 2 देशांतर रेखाएं हैं ना, ये आपको दिख रही है, 2 देशांतर रेखाएं, इनके बीच की
दूरी को हम खाप कहते हैं। क्या कहते हैं? खाप कहते हैं इनके बीच की दूरी को। और अगर हम बात करते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को पेटी कहते हैं। तो देखिए ये दो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पेटी कहते हैं। और ये कितनी होती है? 111 किलोमीटर इनकी दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और कैसे हमारी समय रेखा, तिथि रेखा खींची गई है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।